इज़ अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जो करंटली हम हमारे चैप्टर 6 पर है। और ये वीडियो होगा पार्ट 4 ऑफ आर चैप्टर 6, जिसका नाम है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बट बिफोर 1857। Till now we have seen in our previous class about the civil uprising. कैसे डिफरेंट नेटिव रूलर्स, ज़मींदार और लोगों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपराइजिंग की, उन्हें रेजिस्ट करने की कोशिश की, और कैसे 1857 से पहले भी अ नंबर ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस और रिबेलियन टेक प्लेस करते हैं। बट हमारी आज की क्लास में हम जानेंगे पेजेंट रिवोल्ट, पेजेंट अपराइजिंग के बारे में, किसानों की अपराइजिंग के बारे में, और उसके बाद वी आर गोइंग टू फर्दर डील विद द ट्राइबल अपराइजिंग और ट्राइबल लोगों ने कैसे रेजिस्ट किया ब्रिटिश के कैप्चर को, कैसे ब्रिटिशर्स उनके घर में, उनके फॉरेस्ट में आते चले जाते हैं, एंड हाउ दे डू द बेस्ट टू रेजिस्ट देम। ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर टुडेज क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पहले वी आर गोइंग टू सी कि जो पेजेंट मूवमेंट था उसमें कैसे रिलीजियस ओवरटोन था। दैट मीन्स ऑल दो ये मूवमेंट तो है किसानों का, पेजेंट्स का, लेकिन इसमें भी एक तरीके का रिलीजन का शेड हमें मिलता है। लेट्स लर्न अबाउट इट। अब जो पेजेंट्स थे, इनकी अपराइजिंग और जो प्रोटेस्ट थी वो थी किन रीजंस की बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल एविक्शन, दैट मीन उन्हें ही उनकी ज़मीन से निकाल फेंका जा रहा था ब्रिटिशर्स के ज़रिए, जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई किराए की ज़मीन पर है, ओके, सम लेबरर्स एंड सम पेजेंट्स आर गोइंग टू टेक लैंड ऑन रेंट, वो किराए पर लैंड लेंगे और उसमें खेती करेंगे। सो उसका जो रेंट होगा, किराया होगा, उसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद जो साहूकार, जो मनी लेंडर्स होंगे, उनकी जो लालच होगी और जैसे वो हाई इंटरेस्ट लगाएंगे और डिफरेंट मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करके कैसे भी पेजेंट्स की ज़मीनों को हड़पने की कोशिश करेंगे, इन सब रीजंस को मिला जुला कर हम देखेंगे कि पेजेंट में बड़ी ही रेजेंटमेंट थी, पेजेंट्स बड़े ही नाखुश थे, बहुत डिस्टर्ब थे, और इन सभी को एकजुट करके वो रीजंस बने कि ये अपराइजिंग की तरफ आ जाते हैं। उनका एम क्या था? पेजेंट्स अगर ये मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे, रिबेलियन कर रहे थे, तो उनका मकसद क्या था? व्हाट दे वांटेड टू अचीव। सो उन्हें ऑक्यूपेंसी राइट चाहिए था। दैट मीन उन्हें उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक चाहिए था। दे वांटेड टू हैव दैट राइट कि ये ज़मीन हमारी है। और उसके अलावा भी दे हैड मेनी अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। फॉर एग्जांपल कि जो डेथ साइकिल है वो ख़त्म हो जाए, रेंट कम हो, एंड एविक्शन उनका इजीली ना हो पाए, उन्हें हेल्प की जाए। अगर फेमिन आ रहा है सो पीपल शुड अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू टैक्सेशन, ऑल ऑफ दैट वाज देयर। बट अगर हम बात करें कि उनका एक मेन पॉइंट क्या था, तो दैट वाज टू अक्वायर द ऑक्यूपेंसी राइट। अब हम अगर बात करें उनके रिवॉल्ट्स और रिबेलियंस की, पेजेंट्स की, तो उन्हें लीड कौन करता था? ओके, सो दे वर लेड बाय द लोकल लीडर्स। ये बहुत ऐसा कुछ नहीं था कि ऑल ओवर इंडिया मूवमेंट हो रहा है एंड देयर इज गोइंग टू बी अ नेशनल लीडर। नो, वो लोग लोकली अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रिबेल करेंगे। कुछ गांव, कुछ अलग ट्राइब्स उनका साथ दे देंगी, और जो उनके लीडर होंगे वो बड़े ही लोकल होंगे, उनमें से ही एक को अपना लीडर वो लोग मान लेंगे। अभी जो पेजेंट मूवमेंट है ये 1857 से पहले से शुरू होता है, बहुत पहले से, एंड हम देखेंगे कि रिवोल्ट के पहले तक उसके हमें परछाई नजर आती है। अब लेट्स लर्न कि जो उसमें रिलीजियस ओवरटोन कैसे था। सो जो हम पहले रिबेलियन की बात कर रहे हैं वो है नारकलबेरिया अपराइजिंग। ओके, यहाँ पर होंगे मीर निसार अली, और उन टीटू मीर भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे वेस्ट बंगाल में जो टेनेंट्स का मूवमेंट चल रहा होगा उससे, और वो सोचेंगे कि उन्हें भी यहाँ के ज़मींदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। अब जो मीर निसार अली हैं, उनके जो नॉर्मली जो ज़मींदार हैं वो हिंदू हैं, और इन हिंदू ज़मींदार ने यहाँ के पेजेंट्स पर एक अजीब तरीके का टैक्स लागू किया है, जो कि है बियर्ड टैक्स। बियर्ड मीन्स दाढ़ी। सो जो मुस्लिम्स की बियर्ड थी उस पर टैक्स लगा दिया गया था। अब ये ऑफ कोर्स वहाँ के जो लोकल मुस्लिम पेजेंट्स थे वो इसके खिलाफ थे,
और वो यहाँ पर अपराइजिंग करेंगे। एंड ये किन पर लगाया गया था, तो वहाँ के जो फराइजी थे और जो ब्रिटिश के इंडिगो प्लांटर्स थे उन पर ये टैक्स लगाया गया था। इंडिगो मतलब नील होता है। अब often considered the first armed peasant uprising in the British, अगर हम ये सोचने की कोशिश करें कि कब पहला ब्रिटिश के खिलाफ पेजेंट्स ने हथियार उठाए, तो वो नारकेल बेरिया अपराइजिंग को ही वो कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्लो स्लो ये रिलीजियस ह्यू में चला जाएगा, रिलीजियस ओवरटोन आ जाएगा एंड लेटर ऑन ये वहाबी मूवमेंट के साथ जाकर मिल जाएंगे। अब सवाल आता है वहाबी मूवमेंट कौन है, तो ये भी एक मुस्लिम्स पेजेंट का रिवोल्ट है जो हम अभी आगे जाकर पढ़ेंगे। अब एक नया रिवोल्ट की हम बात करते हैं जो कि था पागलपंथीज का। नाम बड़ा ही अलग है। ये जो पागलपंथीज थे ये सेमी रिलीजियस ग्रुप थे, ओके। एंड बेसिकली ये किन ट्राइब्स पर बेस्ड थे, तो यहाँ पे हजोंग और गारो ट्राइब्स के लोग थे, अब बंगाल के थे। अब इनको जो फाउंड किया गया था, जोड़ा गया था, वो किया गया था करम शाह के जरिए। ये जो ट्राइबल पेजेंट्स है ये ऑर्गेनाइज होते हैं और ये फाइट करते हैं अगेंस्ट द जमींदार्स, और ये चलता है 1825 से 35 तक, 10 साल के अरसे तक। अब यहाँ पर इशू क्या था, पागलपंथी जो थे उन्होंने कहा कि हम जो किराया बढ़ाया गया है, बहुत हाई कर दिया गया है, वी आर नॉट गोइंग टू पे। हम एक सर्टेन लिमिट तक, मीन्स जितना जायज़ है हम उतना भरेंगे, लेकिन जितना एक्सेसिव हो गया है उतना वी आर नॉट गोइंग टू पे। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो ज़मींदार थे उनके घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बचाने के लिए, इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या किया, एक इक्विटेबल अरेंजमेंट किया ताकि न सिर्फ ये प्रोटेक्ट किया जा सके पेजेंट्स को, बल्कि मूवमेंट वॉज वायलेंटली सप्रेस्ड ऑल्सो, ओके। अब हम बात करते हैं फराइजी रिवोल्ट की। अब ये जो रिवोल्ट था ये अगेन था मुस्लिम सेक्ट के जरिए, और इसे शुरू किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने, जो कि फरीदपुर के थे, ईस्टर्न बंगाल के। अब ये जो थे रेडिकल थे, बड़े रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल बदलाव चाहते थे समाज में। अब इनके जो बेटे होंगे दादू मियाँ, वो ऑर्गेनाइज करेंगे अपने फॉलोअर्स को, और उनका मेन एम होगा भारत से इंग्लिश को निकालना। न सिर्फ भारत से भी हम नहीं कह सकते, उनका मकसद होगा उनकी टेरिटरी से निकालना, जो कि होगा बंगाल। और हम देखेंगे कि वो कॉज ऑफ टेनेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे। दैट मीन्स जो लेबरर्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, जो भाड़े पर किराए की ज़मीन पर खेती करते हैं और ज़मींदार उनके खिलाफ कितना बुरा रवैया रखते हैं, तो उसमें भी वो गरीब पेजेंट्स का साथ देंगे फराइजी रिवोल्ट के लोग। अब जो फराइजी डिस्टर्बेंस है वो बढ़ते चले जाएंगे, और हम देखेंगे कि 1857 तक वो ब्रिटिशर्स को परेशान करते रहेंगे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो मोस्टली फराइजी थे वो वहाबी रैंक में जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा वहाबी जो रिवोल्ट होगा वो भी एक तरीके का मुस्लिम्स का अपराइजिंग ही होगा। एक नए अपराइजिंग की अगर हम बात करें तो वो है मोपला की। अब इनका पॉइंट क्या था, जब रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया गया, हाइक करना मतलब बढ़ा देना, तो जब अगेन रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया गया और उनकी जो ज़मीन थी, जो उनकी खेती की ज़मीन थी, उसकी साइज़ कम कर दी गई और पैसे बढ़ा दिए गए। और उसके अलावा जो ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, उनका रवैया बहुत बुरा होता था, वो बहुत ऑपरेशन करते थे, बहुत तकलीफ देते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे पेजेंट्स में, मोपला के जो मलाबार में थे, उनमें एक तरीके की नाराज़गी, नाखुशी फैल गई। और हम देखते हैं एक नहीं, दो नहीं, 22 बार रिबेलियंस होते हैं 1836 से लेकर 1854 के बीच में। हावेवर अनलकी बात यह है कि कोई भी रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऑल द मोपला बहुत परेशान करेंगे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि 22 बार वो रिबेलियन करेंगे, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो सेकेंड मोपला अपराइजिंग थी, जब मोपलाज ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को कांग्रेस के साथ, साथ ही साथ उन्हें खिलाफत का भी सपोर्ट मिल जाता है। खिलाफत क्या है, जो अली ब्रादरान्स थे, द अली ब्रदर्स के साथ मिलकर एक खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी ने भी इनका साथ दिया था। ये एक बड़ा मूवमेंट था।
अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो हम जानते ही हैं, गांधी जी का मूवमेंट था, तो इन सब मूवमेंट का और कांग्रेस का सपोर्ट मिलता है मोपलास को। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस होंगे मोपलास में, उसकी वजह से जो कांग्रेस है उनका साथ छोड़ देगी और 1921 आते आते मोपलास को सबड्यू कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के जरिए, उन्हें शांत कर दिया जाएगा। अब लेट्स सी कि 1857 के रिवोल्ट में पेजेंट ने क्या रोल प्ले किया, क्या उनकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आए 1857 की बगावत में। सो पेजेंट का जो पार्टिसिपेशन था बहुत एक्टिव नहीं था, और अगर जहां पर था तो वो कुछ एरियाज में था 1857 के रिबेलियन में, और मेनली वो जो एरिया कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, वो भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के। जो पेजेंट्स थे ना, अगर वो यूनाइट भी होते थे तो उनके लोकल फ्यूडल लीडर्स जो थे उनके खिलाफ, और साथ ही साथ फॉरेन रूल के खिलाफ ज़्यादा वाइड स्प्रेडली वो एकजुट नहीं होते हैं। हम रिवोल्ट के बाद देखेंगे जो प्लाइट, जो मजबूरी, जो बुरी हालत होगी पेजेंट की, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट होगी अब 1857 के बाद और स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और उनका कोई सपोर्ट नहीं होगा गरीब पेजेंट्स के साथ, वो कंप्लीटली उन्हें इग्नोर कर देंगे। और जो ऑक्यूपेंसी पेजेंट्स होंगे उनके इंटरेस्ट बुरी तरीके से सफ़र करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अवध की भी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लैंड थी, जो ज़मीनें थी, ब्रिटिशर्स के ज़रिए वो वापस दे दी जाती हैं, बट किन्हें, बड़े ताल्लुकादार्स को। और जो रेवेन्यू और अदर पावर्स भी है वो बड़े ताल्लुकादार मनसबदार्स को मिलती है। जो छोटे पेजेंट्स होते हैं उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इवन जो बंगाल के रेंट एक्ट भी लगेगा 1859 में, उसकी वजह भी छोटे पेजेंट्स को फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि ये उनके लिए उल्टा एक पनिशमेंट का काम करता है कि उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम किया था, so they don't get anything in return if you are talking about the small peasants। जैसे कि हमने अभी तक देखा सिविल अपराइजिंग, देन आफ्टर दैट वी हैव सीन द पेजेंट अपराइजिंग। अब हम देखेंगे द थर्ड वन जो कि है ट्राइबल अपराइजिंग। सो लेट्स लर्न अबाउट इट, ट्राइबल के रिवोल्ट्स के बारे में। जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो ट्राइबल मूवमेंट थे वो बहुत फ्रीक्वेंट थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा इंट्रूड करते थे उनकी लाइफ में, उनकी ज़मीन पर, उनके कामकाज में, कि बार बार हमें ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने मिलेंगे। और जो सारे मूवमेंट ट्राइबल्स के जरिए किए जाएंगे वो मिलिटेंट होंगे और वो वायलेंट होंगे। अब हम देखेंगे कि जो ये ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं इसे हम 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हो सकता है मेन लैंड रिवोल्ट, जो मतलब इंडिया के बीच में हो रहा है, और एक हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट, दैट मीन्स जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में हो रहा है। दोनों में कुछ तरीके के डिफरेंसेस होंगे और उनके रीजन भी काफ़ी अलग होंगे ड्यू टू देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। लेट्स लर्न क्या होगा वो। हम देखते हैं कि हमने कैटेगराइज, जैसा कि मैंने कहा, मेन लैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो आते हैं उन्हें किया जा सकता है। अब जो मेन लैंड की बात होती है, इनके फैक्टर्स अलग थे, रीजंस अलग थे, और जो ट्राइबल के थे उनके लैंड और फॉरेस्ट से रिलेटेड ज़्यादा थे। ओके, लेट्स लर्न अबाउट इट। एग्रीकल्चर जो था बहुत ही वॉज एक्सटेंडेड इन सेटल्ड फॉर्म, किन के ज़रिए, कंपनी के ज़रिए। अब हमें समझना होगा कि सेटल्ड फॉर्म क्या होता है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। तो हम देखते हैं जो हमारे ट्राइबल लोग हैं वो हमेशा से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी इसे हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं या जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसे हम स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक क्या करते हैं ट्राइबल्स, एक ज़मीन पर वो खेती करते हैं, जब वहाँ की उनकी खेती हो जाती है, फसल काटने के बाद वो वहाँ की ज़मीन पर आग लगा देते हैं, वो स्लैश कर लेते हैं एंड दे बर्न दैट एरिया एंड दे मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एरिया एंड अगेन वो यही करते हैं। वो शिफ्ट करते रहते हैं अपनी खेती को, अपनी कल्टीवेशन को, वो एक जगह रुककर खेती नहीं करते। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्टीवेशन। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का पावर बढ़ जाएगा तो वो सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे। दैट मीन एक ही ज़मीन पर बार बार खेती करनी है, आप उसे आग लगाकर दूसरी ज़मीन की तरफ नहीं जा सकते।
लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये ट्रेडिशनल वे है ट्राइबल्स का, तो जब ब्रिटिशर्स उन्हें सेटल्ड एग्रीकल्चर करने पर मजबूर करेंगे तो ये उन्हें बड़ा ही नाराज कर देगा, और इसकी वजह से हम देखेंगे कि ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स में ही बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जो है गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बढ़ाती चली जाएगी फॉरेस्ट एरिया की तरफ, और जो रिजर्व फॉरेस्ट थे, ठीक है, जो फॉरेस्ट ट्राइबल्स कहते हैं, वहां पर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते चले जाएंगे कि आप इससे ज़्यादा टिम्बर नहीं ले सकते, यू कैन नॉट लेट योर एनिमल्स, यहाँ पर आप अपने एनिमल्स को चरा नहीं सकते, वो ग्रेज नहीं हो सकते यहाँ पर। अब इन सब की वजह से क्या होगा, क्योंकि कंपनी जो है उसे टिम्बर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था, उसे लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए थी। क्यों? एक तो रेलवेज बन रहे थे भारत में, और इवन यूरोप में भी उन्हें भेजने होते थे। सेकंड, जो उनको शिप्स बनाने होते थे, उनकी शिपिंग के लिए, उनके कार्गो के लिए, उनकी शिप बिल्डिंग के लिए टिम्बर की ज़रूरत होती थी। तो उनकी ये ज़रूरियात पूरी करने के लिए ट्राइबल्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। अब ये इतना बस नहीं था, इसके अलावा जो पुलिस, ट्रेडर, इवन जो साहूकार थे, ये सब ट्राइबल्स पर अत्याचार कर रहे थे, और मोस्ट ऑफ देम जो थे वो आउटसाइडर्स थे, जिसकी वजह से ट्राइबल्स और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। अब इनका जो इंट्रूसिव नेचर होता है, यानी किसी और के ज़मीन पर इंट्रूड करना, घुसना, उसकी वजह से जो ट्राइबल्स के कस्टम और ट्रेडिशन थे, उनकी जो रस्म रिवायात थी, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। और हम देखते हैं कि जब कॉलोनियलिज्म बढ़ता जाता है तो ब्रिटिशर्स की तरफ से, यूरोपियन की तरफ से भी क्रिश्चियन मिशनरीज भारत आ जाती हैं, और वो इन ट्राइबल रीजन्स में भी जाने लगती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हिंडर होने लगता है, और जो ये मिशनरीज हैं उन्हें ट्राइबल लोग एज अ एलियन रूल का रिप्रेजेंटेटिव देखने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ये मिशनरीज बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही हैं, वो उन्हें कन्वर्ट करने की भी कोशिश करेंगी, जिसे ट्राइबल्स बुरी तरीके से रिजेंट करते हैं। अभी जो मूवमेंट्स होंगे ट्राइब के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में, वो अलग होंगे फ्रॉम द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स। अब फ्रंटियर और नॉन फ्रंटियर क्या होंगे? फ्रंटियर मीन्स वो एरियाज जिनकी सीमाएं नेबरिंग नेशन के साथ मिलती हैं, यानी हमारे सरहदी, हमारे बॉर्डर्स के जो नेशंस हैं, स्टेट्स हैं, ठीक है। और नॉन फ्रंटियर दैट मीन्स जिनकी जो सरहद है, जिनकी जो सीमा है, किसी पड़ोसी मुल्क से नहीं मिलती, इंडिया की ही दूसरी स्टेट से मिलती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर एंड नॉन फ्रंटियर। अब फॉर वन थिंग, जो ट्राइब्स थी वो शेयर करते थे ट्राइबल एंड कल्चरल लिंक्स विद कंट्रीज अक्रॉस द बॉर्डर। जो फ्रंटियर ट्राइब्स होंगी, उनकी जो ट्राइबल की कंडीशन है, उनके जो रस्म है, द वे दे बिहेव, उनका जो कल्चर है, उनसे जो कनेक्टेड डिफरेंट नेशन है उनसे वो शेयर करेंगे। द बॉर्डर डिड नॉट कंसर्न देमसेल्व्स विद द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। अब क्या होगा, जो फ्रंटियर होंगे, जो फ्रंटियर ट्राइबल्स होंगे, उन्हें नेशनलिस्ट स्ट्रगल से खासा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एनीवेज दे आर ऑन द साइड लाइन्स। उनका मेन पॉइंट होगा कि वी वांट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, मतलब वो खुद के लिए इंडिपेंडेंस चाहेंगे, वो इंडिया में रहकर इंडिपेंडेंस नहीं हासिल करना चाहेंगे, दे वुड वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट ऑटोनॉमी, क्योंकि एनीवेज वो साइड में होंगे। और ये जो मूवमेंट होंगे ये फॉरेस्ट बेस्ड नहीं होंगे, हम बात कर रहे हैं फ्रंटियर्स की, ये फॉरेस्ट बेस्ड नहीं होंगे, इनके अग्रेरियन रिवोल्ट्स नहीं होंगे, इनके रीजंस अलग होंगे। अब क्या होता है, जब ब्रिटिश एंटर्ड कर जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज को, तो वो मच लेटर होगा देन नॉन फ्रंटियर ट्राइबल रीजन्स, ठीक है। पहले मतलब वो फ्रंटियर में नहीं आएंगे ब्रिटिशर्स, पहले वो अपना कब्जा नॉन फ्रंटियर में करेंगे। अब तीसरी बात यह है कि जो फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स थे ब्रिटिश के अंडर, बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं देन द नॉन फ्रंटियर। मतलब जो नॉन फ्रंटियर थे वहां पर ब्रिटिशर्स जल्दी काबू पा लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी ही वहां पर गए होते हैं। बात अगर हम फ्रंटियर की करें, सरहदी ट्राइबल रिवोल्ट्स की, तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। और यहाँ पे एक टर्म आ रही है कि यहाँ पर डीसंस्कृताइजेशन मूवमेंट्स होंगे। अब डीसंस्कृताइजेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न संस्कृताइजेशन क्या होता है। जब लोअर कास्ट या लोअर क्लास के लोग सोशल मोबिलिटी चाहते हैं और कास्ट की हायरार्की में ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने से ऊपर की कास्ट और क्लास को
इमिटेट करने लगते हैं, उनके कस्टम्स और उनके रिवाज और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को कॉपी करने लगते हैं। तो ये प्रोसेस जो है सोशियोलॉजी में संस्कृताइजेशन कहलाता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर टर्म है डीसंस्कृताइजेशन, दैट मीन वो प्रोसेस को रिवर्स करना, ये शुरू हो चुका था फ्रंटियर ट्राइबल्स के बीच में। यहीं पर एक ट्राइब होती है द मैतीज, वो ऑर्गेनाइज करेंगे एक मूवमेंट, और किसके वक्त में, चूरचंद महाराजा के रूल के दरमियान, और वो डिनाउंस करेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे सारी माल प्रैक्टिसेस, बुरी प्रैक्टिसेस जो नियो वैष्णवाइट ब्राह्मण्स शुरू किए थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो डीसंस्कृताइजेशन करना चाहते हैं, सो वो इन प्रैक्टिसेस को भी रद्द करेंगे। जो संस्कृताइजेशन के मूवमेंट्स है वो ऑलमोस्ट टोटली एब्सेंट इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन। हम देखेंगे कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो संस्कृताइजेशन के मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन्स में नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे ट्राइबल रिवोल्ट्स के। ट्राइबल रिवोल्ट्स तो हो रहे थे, बट वो कैसे थे, उनके फीचर्स क्या थे। सो लेट्स लर्न फ्यू ऑफ देम। ये जो ट्राइबल्स थे उनके लिए उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनके जो एथनिक टाइज थे, उनका जो कल्चर था, वो किसी भी पॉइंट पर उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। और जो डिफरेंट ग्रुप्स थे ट्राइबल के, वो एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो आउटसाइडर्स थे, हर आउटसाइडर्स को वो अपना दुश्मन नहीं समझते थे। जो पुअर थे, गरीब थे, जो मैनुअल लेबरिंग कर रहे थे और अपना काम अच्छे से कर रहे थे, उनके साथ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी जो वायलेंस थी, उनका जो गुस्सा था, वो उनके खिलाफ था, जैसे कि मनी लैंडर्स, वो ट्रेडर्स, या फिर वो ब्रिटिशर्स, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, उनकी लैंड लेने की कोशिश कर रही थी। दैट वॉज ऑल ट्राइबल वायलेंस वॉज डायरेक्टेड एट। दे वर नॉट अटैकिंग जो गरीब मजदूर काम कर रहे थे, दे वर अगेंस्ट द बिग फिशेस। एक कॉमन कॉज हमें देखता है उनकी नाराजगी का, वो था जो लॉज जो फॉरेन गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट लगा रही थी, क्योंकि इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल और सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था ट्राइबल्स का, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा था। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइबल्स जो एक सेक्लूडेड लाइफ गुजारते हैं फॉरेस्ट में, उनका पूरा इकोसिस्टम ही उन फॉरेस्ट पर चलता है। और जब ब्रिटिश नए नए लॉज लाएगी, रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, रिजर्व्स बनाएगी, और उन्हें टिम्बर लेने नहीं दिया जाएगा, उन्हें जंगल के फ्रूट्स लेने नहीं दिए जाएंगे, और ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को जाने नहीं दिया जाएगा, ये सब जो लॉज है उनका रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। हम देखेंगे कि जो उनके मोस्टली लीडर्स होंगे वो मसीहा लाइक फिगर्स होंगे। मसीहा कौन होता है? मसीहा इज अ पर्सन जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में बदल देगा और आपको एक बुरे वक्त से निकाल देगा। सो यहाँ के जो लोग होते थे, उनके उनके जो लीडर्स होते थे वो मसीहा लाइक होते थे, जो उन्हें प्रॉमिस करते थे कि हम आपकी सारी सफरिंग्स को, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे और इन आउटसाइडर्स को हम निकाल फेंकेंगे। अगर हम ट्राइबल अपराइजिंग की बात करें, सो दे वर डूम्ड फ्रॉम द बिगनिंग। क्यों क्यों उनका हारना तय था? क्योंकि उनके पास जो आर्म्स थे, जो हथियार थे, वो आउटडेटेड थे। और ऑफ कोर्स वी नो उनके अपोनेंट्स कौन थे। उनके अपोनेंट थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनके पास हाईटेक आर्म्स एम्यूनेशन थे। उनके आर्टिलरी, उनके कैनन्स, उनके जो आर्मी ऑफिसर्स थे, एवरीवन दे हैड सो मच टेक्नोलॉजी इन द हैंड। सो एक तरीके से ट्राइबल अपराइजिंग शुरू ही हुई थी कि वो खत्म हो जाए, वो डूम हो जाए, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट फॉरगेट देयर एफर्ट्स, जो उन्होंने एफर्ट्स किए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और द कंपनी रूल या फिर एलियन रूल के खिलाफ। ये तो हो गए उनके फीचर्स। अब हम जानेंगे कि मेन लैंड में, मेन लैंड में जो ट्राइबल मूवमेंट्स होते हैं उनमें सम इम्पॉर्टेंट वंस कौन से हैं। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जो इम्पॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, अगर हम फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज को उसमें से निकाल दें, तो जनरली वो कहाँ होंगे? वो सेंट्रल इंडिया में होंगे, या वेस्ट सेंट्रल इंडिया में होंगे, या फिर कुछ साउथ में होंगे। दीज आर द मेन एरियाज जहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट वन, पहाड़िया रिबेलियंस। पहाड़, वी नो द माउंटेन, पहाड़िया रिबेलियन। सो इनका रीजन क्या था ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने का? यहाँ पे पॉइंट ये था कि उनकी टेरिटरी पर ब्रिटिशर्स अपना एक्सपांशन करते जा रहे थे, कब्जा करते जा रहे थे। सो ये जो पहाड़िया थे राजमहल हिल्स के, 1778 में ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। एंड हम देखेंगे कि इवेंचुअली जो ब्रिटिश होंगे
वो फोर्स होंगे कि उन्हें पीस डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इवेंचुअली वो पहाड़िया के सामने ब्रिटिशर्स थोड़े कमजोर पड़ेंगे और वो पीस डिक्लेयर कर देंगे। चुआर और छुआर अपराइजिंग। सो हम देखते हैं कि सूखा पड़ जाएगा, लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इतना बुरी तरीके से इकोनॉमी गिरती होगी, और इस सब के बावजूद जो है उन पर हाई टैक्सेशन का बोझ डाला जाएगा। सो इसका नतीजा ये होगा कि जो छुआर के अबॉरिजिनल, जो वहाँ के ट्राइब्समैन थे जंगल महल के, मिदनापुर के, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म्स उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे। एंड बेसिकली ये कौन लोग होंगे? दे आर द ट्राइबल पीपल। वो किसान हैं और वो हंटर्स है। दे आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स, बट वो लोग अपराइजिंग करेंगे, और ये अपराइजिंग जो है 1766 से 72 तक चलेगी। एंड अगेन इसका एक फेज 2 भी आएगा जो कि 55 से 1816 तक चलेगा। और जो छुआर्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे किन एरियाज में? मनभम, बाराभम, इन एरियाज में। स्पेशली अगर हम देखें तो पहाड़ों के दरमियान बाराभम और घाटशिला के जो पहाड़ होंगे उसके दरमियान ये बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होंगे। अब वो क्या करेंगे? उनके अंडर जो लैंड होगी वो एक तरीके का फ्यूडल, यानी एक तरीके का वो उस पर टेन्योर बनाने लगेंगे, लेकिन वो स्ट्रांगली अटैच नहीं थे ज़मीन से। दे वर ऑलवेज रेडी टू चेंज फ्रॉम फार्मिंग टू हंटिंग। जैसे मैंने कहा उनका मेन काम था फार्मिंग एंड हंटिंग, तो वो इसमें स्विच करते रहते थे। समटाइम दे यूज टू डू फार्मिंग, किसानी, समटाइम दे यूज टू डू हंटिंग। सो इसकी वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम 1768 की बात करें तो यहाँ पे जगन्नाथ सिंह नाम के एक जमींदार होंगे घाटशिला के, ठीक है। वो हथियार उठा लेंगे और उनके साथ थाउजेंड्स ऑफ जो छुआर्स हैं उनका साथ देंगे। अब कंपनी की जो गवर्नमेंट है वो कैप्चुलेट हो जाएगी, और 1771 में हम देखेंगे कि जो छुआर के सरदार होंगे जैसे कि श्याम गंजन जो कि बिलोंग करेंगे धड़का से, सुबला सिंह जो होंगे, दुबराज जो होंगे, ये सब रिबेलियन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस टाइम इनको बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाएगा, इन्हें दबा दिया जाएगा, एंड दे पुट डाउन बाय द ब्रिटिशर्स। लेकिन अगर हम बात करें कि इन सभी अपराइजिंग में जो पहाड़ियाज के जरिए छुआर्स के जरिए की गई, उनमें सबसे सिग्निफिकेंट वन कौन सी थी, इंपॉर्टेंट कौन सी थी? तो वो नो डाउट वो थी दुर्जन या फिर दुर्जौल सिंह की। ये जो एक जमींदार थे रायपुर के, और उन्हें अपनी जमीन से डिस्पोजेस कर दिया गया था। क्यों? बंगाल रेगुलेशन के लॉ के अंडर। जैसे हमने देखा ब्रिटिशर्स बहुत सारे लैंड लॉज लाएंगे, सो बंगाल रेगुलेशन का जो लॉ लाया जाएगा उसके अंडर उन्हें उनकी जमीन से डिस्पोजेस कर दिया जाएगा। अब उनके जो फॉलोअर्स होंगे जो कि होंगे टोटल 1500 छुआर्स के जरिए मिलकर वो एक वायलेंट एक्टिविटी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इनकी एक्टिविटी को, इनके रिवोल्ट को इतनी ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स के ज़रिए। और उनके जो लीडर्स होंगे, फॉर एग्जांपल मधाब सिंह जो कि राजा ऑफ बरभम और राजा मोहन सिंह होंगे, ज़मींदार ऑफ जुड़ियान, लाचमन सिंह ऑफ दिलमा, ये सब उनके साथी होंगे। लेकिन इन सभी को बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाएगा ब्रिटिश पावर्स के ज़रिए। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो टर्म है छुआर या छुआर, ये बहुत सारे हिस्टोरियंस के ज़रिए डेरिगेटरी मानी जाती है। दैट मीन्स इट्स नॉट राइट टू से दीज टर्म्स। सो मोस्टली जो हिस्टोरियंस हैं इस रिवोल्ट को छुआर रिवोल्ट की बजाय रिवोल्ट ऑफ जंगल महल भी कहते हैं। सो दैट कुड बी अ क्वेश्चन कि विच रिवोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। सो इट वुड बी द छुआर रिवोल्ट। लेट्स लर्न अबाउट द कोल म्यूटिनी। सो जो कोल्स थे, ठीक है, वो बहुत सारे और ट्राइबल्स के साथ मिलके जो कि छोटा नागपुर के थे, दैट मीन्स छत्तीसगढ़ और मेनलैंड इंडिया के थे, वो इस म्यूटिनी को अंजाम देंगे। वो क्या करेंगे कि वो कवर करेंगे एक लार्ज एरिया को, जैसे कि रांची, सिंगबम, हजारीबाग, पलाम्यू, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मनभम, ये सब उनका कवरिंग एरिया होगा। ट्रबल शुरू होगा 1831 में। कब? जब लार्ज स्केल जो है उनका लैंड जो है उनसे लेकर दे दिया जाएगा दूसरे बाहरी लोगों को, ठीक है। कोल्स की जमीन लेकर बाहरी लोगों को दे दी गई है, जो कि है हिंदू, सिख या फिर मुस्लिम फार्मर्स। कई बार हम देखेंगे कि वो मनी लेंडर्स होंगे, साहूकार होंगे, और वो सभी उन पर इतना ऑपरेशन करेंगे और एक हाई हैवी टैक्स की डिमांड करेंगे। अब
जो ब्रिटिश का जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसी थी वो तो उनके ट्रेडिशनल सिस्टम्स को, उनकी सोशल कंडीशंस को बुरी तरीके से तबाह कर रही थी एंड कोल्स वर वेरी अनहैप्पी विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जमीनें ले ली गई, सेकंड उनकी सोशल और कल्चरल लाइफ में इंटरफेयर किया जा रहा है। सो कोल इसको रिजेंट करेंगे और हम देखेंगे कि 1831 में बुद्धो भगत की लीडरशिप में दे आर गोइंग टू रिबेल करता है। तो उसमें फॉर एग्जांपल रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामावी और जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मनभम है ये सब छोटा नागपुर के एरिया में आते थे एंड कोल्स यूज्ड टू रिसाइड हियर। अब जो प्रॉब्लम है इट ऑल बिगिंस इन द वेरी ईयर 1831 और यहाँ पे क्या होता है कि जो कोल्स की लैंड होती है, जो उनकी जमीन होती है, एक बड़ा टुकड़ा उसका दूसरों को दे दिया जाता है, कोल हेडमैन से दे दिया जाता है आउटसाइडर। अब ये आउटसाइडर्स कौन होंगे कोल्स के लिए? तो ये होंगे हिंदू, सिख एंड मुस्लिम फार्मर्स, साथ ही साथ साहूकार, मनी लेंडर्स, जो कि बड़े ही ऑप्रेसिव होंगे उनके नेचर में और वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स डिमांड करेंगे कोल से। अब यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है, दे आर द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया में रह रहे हैं, दे आर यूजिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, दे हैव देयर ओन कस्टम्स, लाइफस्टाइल, और इसको एक तरीके से अटैक किया जा रहा है, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है एंड द लैंड दैट बिलोंग टू देम, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब उनके हिसाब से आउटसाइडर्स को दे दिया जा रहा है और वो भी जो कि बहुत ऑप्रेसिव है। साथ ही साथ इसके अलावा जो और चीज़ें एडअप कर रही थी कि अल्टीमेटली ये म्यूटिनी हो, वो थे ऑफकोर्स ब्रिटिश का जो जुडिशियल सिस्टम था, जैसे उनका जस्टिस सिस्टम वर्क करता था विथ रिगार्ड टू इंडियन एंड यूरोपियंस देन ट्राइबल्स के लिए अगेन, एंड द रेवेन्यू पॉलिसीज, जैसे वो टैक्सेशन कर रहे थे एंड हाउ दे वर डिमांडिंग द रेवेन्यू, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है कोल्स के ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस को और दे आर गोइंग टू बी वेरी अपसेट अबाउट इट। एंड फाइनली ये जो अपसेट वो होते हैं वो रिजेंटमेंट में बदल जाता है और हम देखते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत जो कोल्स है रिबेल करेंगे और ना सिर्फ रिबेल करेंगे, दे आर गोइंग टू किल एंड बर्न about 1,000 outsiders, they are going to kill and burn about 1,000 outsiders। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ता है ब्रिटिशर्स को एंड द एडमिनिस्ट्रेशन को इवेंचुअली कि वो सप्रेस कर सके और पीस और ऑर्डर रिस्टोर कर सके इस रीजन में। सो दैट वाज द कोल म्यूटिनी और इसका एक्सटेंट कितना था दैट दे 1,000 पीपल वर बर्न्ड और किल्ड एट द एंड ऑफ इट। 1831 कोल म्यूटिनी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बट हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे ट्राइबल्स के जो रिबेलियन, रिजेंटमेंट, विद्रोह, उनका जो आवाज़ उठाई थी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वी आर गोइंग टू गो अहेड विद दैट ओनली, जिसमें हम देखेंगे संथाल रिबेलियन, रामोशी रिबेलियन, हो मुंडा रिबेलियन, और हम समझने की कोशिश करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को, व्हाट वर द रीजंस के अल्टीमेटली वो राइज अप होते हैं।